हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवान है और आप देख रहे हैं नॉलेज 360 फॉर यू। आज का सफ़र इंटरेस्टिंग ही नहीं, इंटरटेनिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। फ़िलहाल हम खड़े हैं बेंगलोर में और यहाँ से हमारा सफ़र निकलेगा ऊटी के लिए, जो हम टच करते हुए जाएंगे मैसूर को। और क्या क्या होता है सफ़र में ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दिस विल बी माई सेकेंड ऊटी ट्रिप, बट फर्स्ट टाइम बाय कार। यादें भी मिठाई के डब्बे की तरह होती हैं। एक बार जब डब्बा खुला तो एक मिठाई से कहाँ दिल भरता है। उसी तरह आज एक नई यादें बनाने हमारा सफ़र निकल चुका है ऊटी के लिए। ये सफ़र है ऊटी का, ये सफ़र है मैसूर का, और इस उम्मीद के साथ हम निकले हैं कि ये सफ़र भी उसी मिठाई की तरह मीठा होगा जो यादों के डब्बे से हमने निकाला। रास्तों की खाक छानते हुए हम पहुंच गए मैसूर या मैसूरू, जो मैसूर किंगडम का कैपिटल कभी हुआ करता था। 1399 यानी 1399 से हमारी आज़ादी यानी 1947 तक। मैसूर अगर किसी के लिए फेमस है तो वो है टीपू सुल्तान। और ये जो पैलेस जहाँ अभी हमने पहला स्टॉप लिया है, ये कहा जाता है मैसूर टीपू सुल्तान का समर्स पैलेस। आप इसका यार्ड देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। इन खूबसूरत ग्रासलैंड से होते हुए ये रास्ता पहुंचता है सीधा अंदर मैसूर समर्स पैलेस यानी टीपू सुल्तान के समर्स पैलेस की तरफ। टीपू सुल्तान ये नाम जो मैसूर का सिनोनिम है, यानी मैसूर अगर हमें याद आता है तो सबसे पहला अल्फाज अगर कोई याद आता है तो वो है टीपू सुल्तान और उनकी बेशुमार हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ। शेर को शिकार सिखाना नहीं होता है, वो सीख के आता है। टीपू सुल्तान की मोहब्बत उसकी तलवारों से, उनके बंदूकों से ये बचपन में ही शुरू हो गई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ पहला जंग ऐलान किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। कहते हैं कि टीपू सुल्तान एक शेरदिल और बहुत ही जाबाज सिपह सालार थे। और एक कहानी उनकी बड़ी फेमस है कि जब वो शिकार पे गए किसी अंग्रेज़ी ऑफिसर के साथ, तो जब शेर ने उन पे अटैक किया तो उन्होंने अपनी तलवार से शेर के चारों पंजा एक ही ठोकर में, एक ही ब्लो में काट दिया था। टीपू सुल्तान का ये म्यूज़ियम, ये इनकी तलवारें, ये इनकी बंदूकें इस बात की गवाही चीख के देती है कि तारीख़ में एक ऐसा बंदा भी था जो हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। तारीख के पन्ने से निकलते हुए हम निकल चुके हैं अब तारीखी शहर मैसूर के रास्तों से होते हुए बर्ड सेंचुरी की तरफ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, शायद आप भी करेंगे, मैसूर भी एक तारीखी शहर है, यानी बड़ा पुराना शहर है, हज़ारों साल पहले बसाया गया है। लेकिन इन शहरों के रास्तों को देखते हुए ये महसूस होता है कि कितनी प्लानिंग की गई होगी जब इसे बसाया गया होगा। और वही अगर आप ईस्टर्न इंडिया में आ जाएं तो वहाँ की तारीखी शहरों में वही पुरानी गलियाँ और अनप्लान्ड सैनिटाइजेशंस वगैरह देख करके आपका दिल जो है परेशान हो जाता है। खैर, हम आ चुके हैं बर्ड सेंचुरी में। बर्ड सेंचुरी एक्चुअली आने का वक्त है इसका सुबह और शाम में, लेकिन हम पहुँचे हैं तकरीबन 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे वक्त हो रहा है। और खैर ये कहा जाए कि अगर हम
ईस्टर्न इंडिया यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, इन सब स्टेट्स की गर्मी को कर्नाटका से कंपेयर करें तो शायद कर्नाटका बहुत कोल्ड है। उसकी वजह है ये पेड़ पौधे, ये जंगलात, ये इतने सारे जो ग्रीनरी है उसकी वजह से शायद यहाँ का टेम्परेचर बड़ा ही कम रहता है और लिवेबल होता है। खैर यहाँ तो हमें कुछ ख़ास मिला नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मिली जिसे कहते हैं एक छोटा सा ब्रिज जो कि ग्लास का बना था। अगर आपको लग रहा है कि ये उन्हीं व्लॉग की तरह है जहाँ रास्ते दिखाएंगे, होटल्स दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे, कमरा दिखाएंगे, कुछ घूमने की जगह दिखाएंगे और ख़त्म, तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये वो किस्से हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में जब आपस में जुड़ते हैं तो कहानी बन जाती है। ये वो किस्से हैं जो अपने शहर की ज़बानी खुद बोलते हैं, उसकी कहानी खुद बोलते हैं। और आज की कहानी और आज का किस्सा ऊटी, बेंगलोर और मैसूर के बीच में डोल रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुफा रेस्टोरेंट में, गुफा खान रेस्टोरेंट जो बंदीपुर मंडी पे है, बंदीपुर गेट जो फॉरेस्ट रिजर्व है, और ये है मैसूर ऊटी रोड। और हम लोग इस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस रेस्टोरेंट। यहाँ से अब हम लोग का रास्ता निकलेगा फॉरेस्ट रिजर्व की तरफ, बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व, जहाँ पर सुनते हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स काफ़ी आसानी से दिखने को नज़र आ जाते हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारी सवारी है आज की, इनोवा क्रिस्टा। सफ़र शुरू करते हैं अब यहाँ से, अब ऊटी में ही मिलते हैं। बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व कर्नाटका, क्या ये फॉरेस्ट रिजर्व कह सकते हैं? इट्स बिलोंग टू द होल सदर्न स्टेट। तकरीबन 874 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। 1974 में 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत को शुरू किया गया था, और इसमें हर तरह के जानवर जैसे कि खासकर शेर, चीता और छोटे छोटे जानवर भी पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट रिजर्व कह सकते हैं कि ऊटी, बेंगलोर और पूरे कर्नाटका में वेदर के टेम्परेट होने का एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे जैसे हमारा सफ़र, हमारा कारवां ऊटी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम जो है हम पर सवार होते जा रही है। वैसे वक्त का कहा है तो अभी सिर्फ 4 बज रहा है, बल्कि 3:45 ही हो रहा होगा, लेकिन धूप की तपिश कहाँ खो गई पता ही नहीं चल रहा है। पहाड़ों पे चलते हुए कभी ऐसा महसूस भी होता है कि हम बादलों के बहुत करीब हैं, और ऐसा मौका भी हमारे सामने आ रहा है कि हम लगता है कि बस बादलों को छूते हुए निकल जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े घरों से होते हुए, जहाँ पर कार की पार्किंग घरों के छत पे, और छत से एक छोटी सी ब्रिक जो घर को सड़क से जोड़ती है, नज़ारे को और खूबसूरत बनाती है। पहाड़ों में घूमना एक अपने आप में ही एक्सपीरियंस होता है। ये हवाएं, ये खूबसूरत समा, सामने लटके हुए बादल,
और ऐसा लग रहा है कि पूरा नेचर आपका जो है वेलकम करने के लिए बाहें पसारे बैठा हुआ है। जी हाँ, पेड़ पौधे तो एक अपने आप में ही एक खूबसूरती का नज़ारा पेश करती है, लेकिन पहाड़ों का ये टर्न ट्विस्ट और सामने वेलकमिंग बादल इस सफ़र को इतना खूबसूरत बना रहा है कि ना हमें भूख लग रही, ना हमें प्यास लग रही, और दिल तो यही चाह रहा है कि सफ़र बस चलता ही रहे। पहाड़ तो हमने बहुत देखे, चाहे वो हिमाचल के हों, उत्तराखंड के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती ये है कि इसके जो टर्न्स है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसको शायद अंग्रेजी में कहते हैं हेयर पिन टर्न्स। मज़ा आ रहा है गाड़ियों में झूलते हुए, इधर से उधर लुढ़कते हुए, दाएं से बाएं घूमते हुए। वक्त कैसे गुजर रहा है और वक्त क्यों नहीं रुक रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। काश यहाँ अपना एक घर होता और यहाँ हम होते पूरे महीने गुजारते हुए। पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए मैं तो भूल ही गया बताना कि हमारे साथ और कौन लोग हमारे साथ हैं। टोटल 7 लोग, जिसमें से 4 अडल्ट जो 12 इयर्स एंड अबव हैं और 3 माइनर जो कि 12 इयर्स एंड बिलो हैं। खूब हमने इस सफ़र के लिए इनोवा क्रिस्टा बुक किया, जो कि हमें बैंगलोर से ऊटी में 3 नाइट का स्टे और वापस बैंगलोर ड्रॉप एट माई प्लेस। उसका टोटल किराया हमें 22,000 रुपये पड़ा। बात करें अगर हमारे होटल की, तो हमने होटल नहीं, इस बार हमने होम स्टे लिया है, रूबन्स होम स्टे, जिसका पूरा ओवरव्यू अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसका अगर किराए की बात करें तो 8,500 रुपये पर नाइट हमें पड़ा। ट्रैवल के बारे में अगर आपको बताएं तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेरा आने वाला है, जिसमें हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा प्यारा सा रूबन होम स्टे। अगली 3 रात हम यहीं गुजारने वाले हैं। जी हाँ, ये ऊटी के बिल्कुल शहर में है, और अगर कहें तो आपको एड्रेस प्रॉपर बताएं तो आई फाउंडेशन के बगल से एक रास्ता जाता है जो ये रूबन होम स्टे को ख़त्म होता है। बहुत खूबसूरत सा ये होम स्टे है। 8,500 रुपये इसका हमें किराया लगा। और अब हम जाते हैं इसके बैकयार्ड में और आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या ऑफरिंग है। सबसे पहले यहाँ के कुछ बहुत ही रेयर फूल और पेड़ पौधे आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे तो उतना आइडिया है भी नहीं कि ये है क्या, लेकिन बॉन्साई वगैरह ये लोग कह रहे हैं। तो इसकी ओपनिंग बहुत ही खूबसूरत है और गार्डनिंग शुरुआत में बहुत ही प्यारी है। बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट करके मेंटेन करके रखा है। आखिर 5 स्टार होम स्टे है ये, तो ऐसा तो लगेगा ही, और ब्यूटी भी उसी तरह से हमें दी गई है। I am collecting. Very beautiful. Here also we can put it. Everywhere we can see. Instead we will put it in the soap box. Okay. That one is that also I will put it in the coconut. ये तो नारियल है। नारियल यू पुट। हाँ, वेरी गुड यूज। Yes, that one no. This is a bonsai table. Okay. This is also bonsai table.
वेरी ब्यूटीफुल। चलो दिस इज़ दी एक्चुअली ओपनिंग ऑफ द रूबन होम स्टे, यानी उसका फ्रंट है ये। और फ्रंट बहुत ही ज़्यादा लश है, बहुत लश है, बहुत ज़्यादा ग्रास थिक एंड मखमली ग्रास है। और ये आप देख सकते हैं ज़मीन पे कितनी खूबसूरती से जो है टाइल्स को बिछाया गया है, जो कि नेचर के साथ वन हो के एक तरह से ट्विन कर रहा है नेचर के साथ। और ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस में जैसे ही हम घुसेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में हमें एक सोफ़ा नज़र आता है, जो कि बहुत ही सोफ़ा सेट है। और यहीं पर जो है फायर का भी है, रात में अगर आग वाग तापनी है तो उसके लिए भी है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डाइनिंग स्पेस नज़र आएगा, जहाँ पर 2 डाइनिंग स्पेस है, 2 डाइनिंग है, डाइनिंग टेबल है। तो ये फर्स्ट डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर खिड़की वगैरह भी है जिससे हम बाहर देख सकते हैं, जैसा कि भी आप देखेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें किचन नज़र आता है, फुल्ली फर्निश्ड किचन है। पूरा घर फुल्ली फर्निश्ड है, ज़बरदस्त किचन है, फुल्ली फर्निश्ड है। सामने को आप देख सकते हैं कचहरी है। और इसके लेफ़्ट पे वीडियो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके लेफ़्ट में आपको एक और डाइनिंग स्पेस नज़र आएगा। राइट साइड में की अगर हम बात करें तो राइट साइड में जैसे हम जाएंगे तो ड्राइवर्स का रूम है, और ये राइट हैंड साइड में ड्राइवर्स वॉशरूम भी है। तो यहाँ पर ड्राइवर्स स्पेस भी है, उनके रहने के लिए भी एक पूरा वेल फर्निश्ड जो है कमरा हमें मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरती से इसे बड़े ढंग से बनाया गया है और बड़े ढंग से इसे सजाया गया है, बड़े दिल से इसे सजाया गया है। एक एक चीज़ को जो है ऐसा लगता है कि बिलोंग्स टू इट। और अब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर में सारे बेडरूम जो हैं, हमारे सारे बेडरूम्स ऊपर में हैं। ये 4 बेडरूम्स हैं, शायद लेफ़्ट राइट में सामने को मिरर था। तो ये एक आप देख सकते हैं, ये एक बेडरूम है जो कि अगेन 4 बेडरूम है, तो 4 वॉशरूम भी है, 4 गीज़र है, बहुत ही अच्छे से फर्निश्ड है। हर रूम में टीवी है, सीलिंग लाइट्स है, पूरी तरह से कंफर्ट का बड़ा ही अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है और बड़ा ही हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ एक एक रूम जो क्वालिटी का रूम है, अगर होटल में जाएंगे तो एक एक रूम का चार्ज 6,000 5,000 से कम नहीं होगा। यहाँ हमें 4 रूम प्लस नीचे पूरा घर 8,500 में दिया गया है। तो वॉशरूम में भी सारी एमिनिटीज़ मौजूद हैं। एमिनिटीज़ ज़्यादा क्वालिटी नहीं है उसमें, लेकिन हाँ इट्स वर्थ इट। सो ये तो आ गई, तो आगे चलो चलो छोड़ देते हैं ना। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जो बहुत बड़ा बेडरूम है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बेडरूम है ये। इसमें भी ये सिटिंग एरिया है, फिर 2-2 बेड हैं। और सीलिंग के ऊपर अगर आपकी नज़र जा रही है तो सीलिंग बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइटिंग के साथ सजाया गया है। ओरिजिन्स ऑफ टी इन इंडिया देख सकते हैं यहाँ पर सारी तरह की चाय और उनके ओरिजिन्स के बारे में यहाँ बताया गया है। आज की सुबह हुई है बारिशों के साथ, बहुत बाहर में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री हम ज़रूर आज हो के आएँ, वरना आज का दिन पूरा ही बर्बाद हो जाएगा एब्सोल्युटली वेस्ट। तो हम निकल पड़े हैं टी फैक्ट्री पे और घुस चुके हैं टी फैक्ट्री के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर चाय को, टी लीव्स को, टी को ला करके रखा जा रहा है और पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे कब तक हमारे जो चाय की प्याली है वहाँ तक चाय कैसे पहुँचती है। और रास्ता बड़ा संकीर्ण है, यानी पतली पतली वो हैं पगडंडियाँ ही हैं जो कि आर्टिफिशियली मेड है। और ये पूरा चाय यहाँ बन रहा है। यहाँ पर पत्तियाँ जो है चाय सूख करके कैसे गिर रही है वो भी दिखाने का कोशिश किया जा रहा है।
चाय की प्रोसेसिंग काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। ये पूरा इंडोर ही होता है क्योंकि यहाँ बारिश का तो कोई पता ही नहीं रहता। तो खैर एनीवेज यहाँ पर अभी पूरी चाय की प्रोसेसिंग यहाँ पर नीचे चल रही है और हम लोग ऊपर से चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खुशबू बड़ी ही प्यारी यहाँ पर आ रही है। जो खुशबू इस पूरे प्रोसेस की मुझे मेहंदी की लग रही है, लेकिन लोगों को चाय की लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे मेहंदी की इसकी खुशबू लग रही है। और यहाँ पर नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय को छोटा छोटा जो पत्तियों में जो चेंज होती है, छोटी छोटी उसको पत्तियों में चेंज करने का काम यहाँ पर पूरी तरह से चल रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ये देखिए यहाँ पर पूरा सारा काम चल रहा है। तो ये मैं अब तो खैर पहली बार देख रहा हूँ, शायद आप लोगों के लिए भी पहली बार ही होगा। वी आर इन द टी फैक्ट्री और अभी हम लोगों ने टी फैक्ट्री पूरा आपको दिखा दिया है। अभी हम लोग ने यहाँ की चाय लिया, जो चाय बिल्कुल फ्री थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में बहुत अच्छी है। थोड़ी डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छे से बनाई गई चाय। इसे होते हुए अब हम पहुँच चुके हैं दुकान में। चाय भी हमने टेस्ट कर ली, बड़ी अच्छी चाय थी। और अब हम आ गए हैं दुकान में। यहाँ पर हर तरह का फ्लेवर मौजूद है, चाहे वो कार्डमम टी हो, चॉकलेट टी हो, वाइट टी हो। ये वो चाय है जो हमने खुद ख़रीदी है। स्ट्रॉन्ग टी हो, लीफी हो, पता नहीं बहुत सारा फ्लेवर यहाँ पर चाय का मौजूद था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, चाय यहाँ पीने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में जब हम बैंगलोर पहुँच के पता किया तो पता चला कि वहाँ की चाय पीने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर आकर के उतनी ही बेकार होती है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो चाय हमने जब घर आके बनाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे तो कम से कम लगी है। तो हर तरह का फ्लेवर यहाँ मौजूद है। टी फैक्ट्री से निकल के हम पहुंच गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री में। चॉकलेट फैक्ट्री में शुरुआत में ही हमें चॉकलेट टेस्ट कराए गए। ऐसा लग रहा था कि हम कुर्बानी का बकरा हैं जिसे पानी पिलाया जा रहा है। खैर एनीवेज वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है कई तरह के चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, जिसमें से आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं और कितना भी टेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में जाके जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर पूरी चॉकलेट बनने का प्रोसेस है। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर चॉकलेट बन रही है। कई तरह की चॉकलेट बन रही है। मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पैकेजिंग नहीं होती है चॉकलेट की, उसे पुड़िया या कह सकते हैं फॉइल में रैप करके दे दिया जाता है। कोई फाइन पैकेजिंग नहीं होती है यहाँ पे। तो यही है चॉकलेट फैक्ट्री। और ये दुकान है चॉकलेट फैक्ट्री की, जहाँ पर हम लोग आ गए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये एक्सपीरियंस बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग था। और वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने जो चॉकलेट ख़रीदी वो उसका टेस्ट मुझे कोई ख़ास अच्छा लगा नहीं, लेकिन चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम लोग फैक्ट्री से निकल गए हैं। दिस वॉज टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ज़बरदस्त व्यू है। छाता के अंदर हम और हमारे ऊपर बारिश। वाह। आज बारिश ने बड़ा काम बिगाड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन खैर मौसम भी बड़ा ही ज़्यादा मतलब मस्त हो गया है। मतलब अनसीन टाइप ऑफ वेदर एंड अनसीन टाइप ऑफ सीनरी, जैसा कि आप देख सकते हैं। खैर आज का दिन हमारा तो होता है पूरा। अब हमें लगी है भूख, क्योंकि बारिश की वजह से और हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो डे 1 एंड ऑफ ऊटी इज़ ओवर। कल कन्नूर का प्लान है, टॉय ट्रेन का प्लान है और वापस बेंगलोर का सफ़र है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है इसका पार्ट 2 का, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किस्सा और किस्से के पात्र और ये आवाज़ जारी रहेगी अगले वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रिप
पार्ट 2 ऑफ दिस यादें जिसको हमें बनाए रखनी है। शुक्रिया।